हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन एक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने एक ब्रिज बनाया, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सहायता से भी हम अगर कई प्रतिरोधों का समूह दिया हो तो उसमें हम प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर P, Q, R और S 4 रेजिस्टेंसेस जोड़े गए हैं और ये आप देखें तो अगर इसका एक आकार देखें तो एक चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश जोड़े गए हैं। वैसे तो तार है, इसको ऐसे भी लपेट कर रख सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए, देखने के लिए आप इस तरह का अगर बनाते हैं आकृति तो इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश ये 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इन चारों प्रतिरोधों में दो आमने सामने के जो शीर्ष हैं, इन दोनों आमने सामने के शीर्षों के बीच पावर लगाई गई है, बैटरी जोड़ी गई है, सेल जोड़ा गया है। बाकी दो जो आमने सामने के शीर्ष बचते हैं, यदि इनके बीच का विभवांतर 0 हो जाए, अगर इनके बीच कोई विभवांतर न रहे या इनके बीच बहने वाली धारा 0 रहे, जब इनके बीच विभवांतर नहीं होगा तो इस भुजा में धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो यदि इनके यानी इन दोनों सिरों के बीच जिसमें आपने सेल जोड़ा है उसके अतिरिक्त जो बचते हैं, अगर सेल इसमें जोड़ेंगे तो इनके दोनों के बीच का विभवांतर 0 होना चाहिए। अगर सेल इसमें जोड़ते हैं तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर 0 होना चाहिए। तो हमने चूंकि सेल यहाँ जोड़ा इसलिए इनके सिरों के बीच का विभवांतर यानी B और D के बीच का विभवांतर 0 रहे तो प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर रहता है, यानी P/Q = R/S। यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। सेतु माने ब्रिज, माने ये दोनों को सिरों को आपस में जोड़ देते हैं और इसीलिए इसको ब्रिज कहते हैं। अब यहाँ पर इसको हम जो किरचॉफ का नियम पढ़ा है उसके आधार पर इसको हम सिद्ध करते हैं कि P/Q = R/S यदि इनके बीच का विभवांतर 0 रहे। जब इनके बीच का विभवांतर 0 रहता है और इन प्रतिरोधों का अनुपात बार रहता है तो हम कहते हैं कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, ये संतुलित है। यानी इस ब्रिज के संतुलित होने के लिए जो शर्त है वो ये है कि इनके बीच का विभवांतर 0 रहे, या ये कहिए कि इन प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर रहे। अर्थात यदि VBD = 0, यदि B और D के बीच का विभवांतर 0 रहे, या ये कहिए कि IBD, B और D के बीच जो धारा बहे वो 0 रहे, तो P/Q = R/S। यही है व्हीट स्टोन सेतु का प्रिंसिपल या सिद्धांत। आइए हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ से धारा आती है और ये 2 भाग में बढ़ती। मान लिया कि I1 धारा P से होकर जाती है और I2 धारा R से होकर जाती है। अगर इनके बीच का विभवांतर 0 रहेगा तो जो धारा इधर से आएगी I1 वो इधर को नहीं जाएगी बल्कि वो सीधा BC में चली जाएगी, क्योंकि इसके बीच जब विभवांतर नहीं है तो इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा और इसलिए जो धारा P में आएगी वही धारा Q में चली जाएगी। तो इसीलिए हमने I1 धारा यहाँ दिखाई और I1 धारा यहाँ दिखाई। ये वो स्थिति है जब ये ब्रिज संतुलित है यानी बैलेंस्ड है। इसी प्रकार से जो धारा R में आएगी I2, चूँकि इसके बीच विभवांतर नहीं है तो वो भी बटेगी नहीं, प्रवाह ही नहीं होगा धारा का, ना इधर से इधर को आएगी ना इधर से इधर को जाएगी, तो ये धारा सीधा चली जाएगी। इसलिए I2 धारा यहाँ से होके I2 धारा इधर चली जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर यदि
ब्रिज संतुलित है यदि ब्रिज संतुलित है तो इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो इसके बीच के विभवांतर के बराबर होगा और इसीलिए यहाँ का विभवांतर बराबर होगा। क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है, ए का विभव तो बराबर है, इसका विभवांतर और इसका विभवांतर बराबर होगा तो बी और डी का विभव भी बराबर होगा और इसलिए उसका विभवांतर शून्य हो जाएगा। तो इसका विभवांतर शून्य होने के लिए इसका दोनों का विभव बराबर होना चाहिए और इसके विभव बराबर होने के लिए यहाँ का विभवांतर पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होना चाहिए। तो यदि ब्रिज संतुलित है तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप यानी धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विभवांतर। यदि ब्रिज संतुलित है तो वी ए बी इसके बीच का विभवांतर बराबर है इसके बीच का विभवांतर यानी वी ए डी, या वी ए बी बराबर I1P, ये बराबर इसी प्रकार इसमें देखते हैं जब यहाँ का विभवांतर बराबर है इसका मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर होगा। इसी प्रकार VBC बराबर VDC या I1Q इक्वल टू I2S, एक को दो से भाग देने पर समीकरण एक को दो से भाग देने पर जब भाग देंगे तो I1 से I1 कट जाएगा, P/Q आएगा, I2 से I2 कट जाएगा, R/S आ जाएगा। ये इसकी शर्त है P/Q इक्वल टू R/S यदि ब्रिज संतुलित है यानी B और D के बीच का विभवांतर 0 है यानी इसके बीच में कोई धारा नहीं बहती। ये तो हो गया हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर हमको ए और बी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए एवं बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। ए और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, इस परपथ में आप देखिए ADBC एक चतुर्भुज की तरह बना हुआ है। ये ACBD 1 2 3 4 भुजाएं हैं। ठीक उसी तरह की 4 भुजाएं हैं जैसे हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु में देखी थी। एक आपका ये है, एक इस तरह से है और फिर इसी तरह से एक ये है, एक इस तरह से है। इसी के बीच हमको निकालना है, ये है ए, ये है बी और इसके बीच में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है सी और डी, ये है 8, ये है 5, ये है 7, ये 21 और ये है 15। ये ब्रिज बैलेंस है, संतुलित है या नहीं, इसके लिए हम यहाँ देखते हैं। इसमें देखें 5/7 यानी RAC/RBC
बराबर आर ए डी अपान आर बी डी, आर ए सी अपान आर ए बी 5/7 और आर ए डी अपान आर बी डी बराबर 5/7। ये दोनों का मान 5/7 ही आता है। तो जब ये बराबर हैं तो ये ब्रिज ए बी सी डी जो ब्रिज है ये संतुलित है, इसलिए ब्रिज संतुलित है। जब ब्रिज संतुलित है तो सी और डी के बीच जिन प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है उनके बीच में जो बिंदु आते हैं सी और डी, इनके बीच का विभवांतर 0 होगा और इसलिए वी सी डी इक्वल टू 0। और जब वी सी डी 0 है, इसके बीच में कोई धारा नहीं बहती, तो इसके बीच के प्रतिरोध का कोई उपयोग नहीं है, इसे छोड़ दिया। और इसीलिए सी डी के बीच के प्रतिरोध को निकाल दिया। उस पर कोई भी धारा नहीं आएगी, उसमें कोई भी विभवांतर नहीं है, इसलिए छोड़ दिया या निकाल दिया। जब इसको निकाल देंगे तो हमारा ये जो परपथ है इसका ये दूसरा रूप हो जाएगा, परपथ इस रूप में हो जाएगा। इस परपथ में ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और इसी प्रकार से ये 15, 21 और यहाँ पर यह चारों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए, सी और बी के ये 5 और 7 श्रेणी क्रम में है और इसी प्रकार ए डी बी में भी 15 और 21 श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए इनके तुल्यमान हो गए 7, 5, 12, इसका तुल्यमान हो गया 21 और उसके समांतर क्रम में 4। तो इसको अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारा ए और बी के बीच एक प्रतिरोध तो ये हो गया, एक प्रतिरोध ये आया और एक प्रतिरोध ये आया। एक है 7, 5, 12, 15 और 21, 36 और 4। बस समांतर क्रम में है, समानांतर कर का सूत्र लगा दें, चाहे डायरेक्ट निकालने का सूत्र लगा दें। इसलिए R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध, R इक्वल टू तीनों का गुणा ऊपर 12, 36 × 4 और इनका 2 का गुणा नीचे 12 × 36, 36 × 4 और 12 × 4। इसमें से कुछ कॉमन है वो निकाल लेते हैं तो छोटा हो जाएगा। इसमें से ऊपर तो वैसे रहने देते हैं 12 × 36 × 4, इसमें 12 बाहर निकाल लिया तो इसमें 36 बच गया। यहाँ 12 निकाला तो 12 3 36, तो 3 यहाँ बचा, 4 3 12 यहाँ बच जाएगा।
और फिर यहाँ से अगर 12 निकाल दिया तो 4 बच गया। इस 12 से ये 12 कट जाएगा। फिर ऐसे ही इसको और छोटा कर दिया, इसमें 4 को बाहर निकाल दिया, छोटा हो जाएगा गणना करने में। ये 4 को बाहर निकाल दिया तो ये आ गया आपका 9 चौक 36, 9 बचा। और इसमें 4 बाहर निकाला तो 3 बचा, इसमें से 4 निकाला तो 1 बचा, 4 से 4 कट गया। बस का ये उत्तर आ गया 36, 9 3 12 1 13। ये इसका उत्तर है। इतना ओम 36/13 ओम। चाहे इसको ऐसे निकाल दें, चाहे इसको दशमलव में निकाल दें। 13 दूनी 26 और 10, 13 सतह 91। तो ये लगभग आपका बराबर आया 2.78 या लगभग 8। इस तरह से हम किरचॉफ ये बीट-स्टोक्स सूत्र का इस्तेमाल करके, जहाँ पर हमारे पास इस तरह के परपथ हों कि इन प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर हो, वहाँ इनका मान निकालने के लिए हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर लेते हैं और बीच में जो प्रतिरोध आता है उसे छोड़ देते हैं। वैसे तो इसका हल करने के लिए हम किरचॉफ के नियम का सीधे इस्तेमाल करके ही भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा ही आसान हो गया। ये छोटा हो गया और बड़ी आसानी इसको हमने हल कर लिया। एक क्वेश्चन और भी है, देखने में लगता है कि ये भी शायद बीट-स्टोक्स सेतु का ही होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। इसमें P/Q = R/S नहीं है, उल्टा है, अल्टरनेट है। यहाँ P ऊपर 5 है, नीचे 10 है, और यहाँ ऊपर 10 है, नीचे 5 है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/1 है। इसीलिए इसके अंदर से जाने वाली धारा 0 नहीं होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 नहीं होगा। इसलिए इसमें हम बीट-स्टोक्स सेतु का सिद्धांत नहीं लगा सकते। तो जब ऐसी स्थिति हो कि जहाँ बीट-स्टोक्स सेतु का सिद्धांत नहीं लगा सकते, तो इसके तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए, इसके मान को निकालने के लिए एक दूसरे प्रकार एक विधि हम अपनाते हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, 5 है। जो धारा यहाँ से आ रही होगी वो 2 भाग में बढ़ जाएगी। हमने मान लिया कि 5 ओम से जाने वाली धारा I1 है, तो 10 ओम से जाने वाली धारा I2 होगी। जितनी धारा आ रही है कुल I, ये बराबर है I1 + I2। तो यहाँ से निकलने वाली जो धारा होगी I, वो भी तो I1 I2 के बराबर ही होगी। 5 ओम में जब यहाँ I1 बहती है तो यहाँ भी 5 ओम में I1 धारा ही बह रही होगी, क्योंकि जब प्रतिरोध 10 और 5 यहाँ है और 10 और 5 यहाँ है, तो अगर 10 ओम में यहाँ I2 है तो 10 ओम में यहाँ भी I2 होगा। और इसी प्रकार यहाँ अगर 5 ओम में I1 है तो यहाँ भी 5 ओम में I1 होगा। फिर जुड़ करके I1 + I2 I के बराबर हो जाएगा। तो धारा आकर के यहाँ उल्टी हो जाती है। 5 ओम में I1 है तो घूम करके 5 ओम में I1 हो जाएगी, इसमें I2 है तो यहाँ I2 हो जाएगी। तब जब यहाँ से I1 धारा यहाँ आती है, इस जंक्शन पर देखें संधि पर, और I2 धारा इधर को जाती है, इसका मतलब इस दिशा में धारा कितनी जाती है, I1 आती है, I2 जाती है, तो इस दिशा में धारा आ जाने वाली I1 - I2, वो इधर को जाने वाली धारा इस दिशा को है, और वही धारा यहाँ मिल करके फिर I1 हो जाती, आगे निकल जाती। ये तो हो गया धाराओं का डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से धाराएं विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है। इन्हीं का हम सहारा लेंगे। ए और बी के बीच का विभवांतर हम 2 तरह से निकाल लेते हैं।
ए एवं बी के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इसके बीच का विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर 5 ओम के बीच का विभवांतर है 5I1। V इक्वल टू आई आर आई, तो हो गया 5I1 और इसके बीच का विभवांतर हो गया, धारा उसी दिशा में जा रही है जिधर को ये जा रही है, तो प्लस होगा प्लस 10I2 और फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर 5I1 प्लस 10I2 हो गया। इस तरह से इसको किसी भी तरफ से निकालेंगे विभवांतर तो यही आएगा। अब हम फिर निकालते हैं इधर से, यही विभवांतर बराबर हो जाएगा 5I1, यहाँ तक आ गए 5I1, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ गए प्लस 5I1 माइनस I2, यहाँ पहुँच गए और फिर इधर से आ गए प्लस 5I1। ये भी ए और बी के बीच का विभवांतर हो, तो एक बार तो विभवांतर में ए और बी के बीच इधर से होके निकालें, इधर से, और दूसरा इधर से होके निकालें, लेकिन हैं तो बिंदु वही दोनों ए और बी, इसलिए दोनों विभवांतर आपस में बराबर होंगे। और अब ये दोनों को हम हल करते हैं, ये है 5I1 और ये भी है 5I1, तो 5I1 और 5I1 पक्षांतर होने पर कट जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब बचा यहाँ 10I2, ये और ये तो कट गए, 10I2 बराबर 5I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2। 10I2 माइनस 5I2 इसको इधर ले आए, 10I2 प्लस 5I2 बराबर 5 5 10 I1, 15I2 बराबर 10I1 और इसीलिए I1 अपान I2 बराबर 15/10। I1 अपनी जगह रहा, I2 यहाँ आ जाएगा, 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आया 5 3 15 5 2 10, दिस इज इक्वल टू 3/2। हमको जो धाराएं बढ़ती हैं इनका अनुपात मालूम हो गया। अब यहाँ आप देखें, इसके बीच का कुल विभवांतर हमारे पास है ये, और इसके बीच धारा कुल कितनी है ये भी हमारे पास है, तो इसलिए इसके बीच का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। RAB, ए और बी के बीच का प्रतिरोध बराबर VAB अपान I, टोटल धारा AB के बीच AB के बीच की कुल धारा, ये बराबर हुआ VAB निकाल चुके 5I1 प्लस 10I2 और I बराबर है I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर I, ये यहाँ पर है I1 प्लस I2 बराबर I। इस संधि के नियम से ये यहाँ है, वो हमने यहाँ I की जगह रखा। इसमें I2 को आप बाहर निकाल लिया कॉमन, इसमें कॉमन निकाला तो आपका बचा 5I1 अपान I2
+10। हमने I2 निकाल लिया तो I2 इसमें से निकल गया, 10 बचा। इसमें I2 था नहीं, इसके नीचे आ गया और I2 बाहर आ गया। ऐसा ही I2 ऐसा हमने यहाँ भी किया, I2 को बाहर निकाल दिया। यहाँ बचेगा I1 अपान I2 और यहाँ बचा 1। ये I2 से ये I2 कट जाएगा। इसलिए RAB ये हुआ 5 और I1 अपान I2 का मान हम निकाल चुके हैं। ये निकाला हुआ है। I1 अपान I2 बराबर 3/2। I1 अपान I2 की जगह रख दिया 3/2, तो हो गया 3/2 +10 और नीचे भी यही चीज़ रख दिया 3/2 +1 15 +20 अपान 2। और ये हो गया आपका 3 + 2/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 35 अपान 5। इसलिए ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आ गया RAB = 7 ओम। यहाँ पर हमने एक विशेष तरह की विधि का इस्तेमाल किया। ना तो इसमें हमने सीरीज लगाया, ना इसमें हमने समांतर क्रम लगाया, ना इसमें हमने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाया। विशेष तरह से इस वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। व्हीटस्टोन सेतु का एक उपयोग और है, प्रतिरोध को निकालने के लिए ही प्रयोगशाला में एक उपकरण हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग होता है। ये 1 मीटर लंबा तार ये भी लगा हुआ है, 1 मीटर लंबा तार है। ये जो तार लगा हुआ है ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार है। कांस्टेंटन या मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना हुआ 1 मीटर लंबा तार लगा, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसमें तार की इस लंबाई को देखने के लिए इसमें एक मीटर स्केल भी बगल में लगा है, जो 0 से लेकर 100 तक नापता है। ये ठीक जो व्हीटस्टोन सेतु है उसी के सिद्धांत पर है। इसमें भी ये 4 चतुर्भुज के जो होते हैं, इसके एजेस या इसके किनारे, वो 4 बिंदु हैं जहाँ पर इनकी ये संधियाँ हैं। एक तो इसका ये बिंदु है, ये ए बिंदु पर P जुड़ता है, R जुड़ता है और बैटरी का एक सिरा जुड़ता है। ये ए बिंदु है। ये जो हमारा ए बिंदु है इसके ऊपर ये पत्ती है तांबे की लगी हुई है, इसलिए ये बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये ए बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सब ये बिंदु है। तो यहाँ कोई प्रतिरोध तो है नहीं, इसलिए ये एक ही है। तो ये बिंदु पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है P, लेकिन यहाँ पर P ये है, इसमें P का पता हम लगाएंगे, इसमें P का पता नहीं है। P कितना है इसका पता नहीं है, लेकिन इसमें R का पता है, जो R जुड़ा हुआ है। एक ज्ञात प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध बक्स है जिसके अंदर का प्रतिरोध हमें पता रहता है, 2 ओम, 1 ओम, 1.5 ओम, उतना प्रतिरोध इसके अंदर हम डाले हुए हैं। ये ज्ञात प्रतिरोध R ये पड़ा हुआ है। यहीं से ये बैटरी जुड़ी हुई है, सेल ये। उसके बाद ये D बिंदु है। D बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पत्ती लगा दी गई जिससे लंबा तार न जोड़ना पड़े। यही D बिंदु यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस D बिंदु से
एक तो ये आर वाले प्रतिरोध का एक सिरा जुड़ा है और इसी डी बिंदु से हमारा अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान ज्ञात करना है वो जुड़ा हुआ है। इसी डी बिंदु से धारा मापी एक जोड़ दिया गया है, गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। जब इनके सिरों के बीच का विभवांतर नहीं रहेगा, ये संतुलित हो जाएगा, तो इसमें धारा नहीं बहेगी और धारा नहीं बहेगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। ये केवल ये पता लगाने के लिए कि ये दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 है, अर्थात ये जो ब्रिज है ये संतुलित है, बैलेंस्ड है। इसके पता लगाने के लिए ही ये धारामापी जोड़ा गया है। तो ये धारामापी यहाँ जोड़ा गया है। और ये तो हो गए हमारे कैसे कहाँ क्या क्या जुड़े। तो जो भी हीट सेतु है, सारा भी सेतु यहाँ है, केवल यहाँ पर बी बिंदु नहीं है, अर्थात यहाँ पी और क्यू दो प्रतिरोध हमारे पास नहीं है। तो पी और क्यू प्रतिरोध का हम पता लगा लेते हैं। ये यहाँ मैग्नीन का या कांस्टेंट का तार लगा है, ये प्रतिरोध तार होता है, इसका प्रतिरोध होता है। और हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P का मान इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा और R का मान इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। और जहाँ पर ये बिंदु प्राप्त होगा, जहाँ पर कोई भी धारा नहीं बहेगी, जहाँ ये ब्रिज संतुलित हो जाएगा, तो इधर की जो लंबाई होगी वो P के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी और इधर की जो लंबाई होगी वो R के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो R और S है इनका अनुपात आएगा R और P, R नहीं Q, P और Q का जो अनुपात आएगा वो उनकी लंबाई के अनुपात में होगा। अगर मान लिया यहाँ से यहाँ तक पट्टी में लंबाई आती है L, तो पूरी लंबाई 100 है, इसलिए अपने आप ये 100 - L हो जाएगी। तो P और Q की जगह रखने के जगह हम इसकी लंबाई को रख देंगे क्योंकि अनुपात वही आता है। तो हम यहाँ यही लंबाई ज्ञात करते हैं। अब इसको प्रयोग करने के लिए इस कुंजी को दबा दिया, उसके बाद ये हमारी जॉकी है जिससे इस तार को टच करते हैं, ये है जॉकी। तार को टच करते हैं तो कभी इसमें सुई इधर विक्षेप करती है, कभी दाएं कभी बाएं। हमें कोशिश करते हैं कि जब इसमें कोई विक्षेप ना हो, जब कोई विक्षेप नहीं होगा तो हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, अर्थात ये दोनों बिंदु एक ही विभव पर हो जाएंगे और तब P/Q/R/S। तो संतुलन की अवस्था में जैसे संतुलन प्राप्त हो जाएगा हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। संतुलन की अवस्था में P/Q = L/S। तो हम जानते हैं P/Q = R/S। चूंकि हमको यस ज्ञात करना है और इसलिए यस = Q/P × R, बस मान रख दिया। यस = Q/P, Q/P = 100 -L/L, जो लंबाई ज्ञात हुई इंटू R। R हमको पहले से ज्ञात है, लंबाई हमने इस स्केल से नाप ली और इस वैल्यू को रख करके हमने यस का मान ज्ञात कर लिया। इस तरह से हम इसके मान को बदल दें तो ये दूरी बदल जाएगी और फिर एक दूसरी रीडिंग आ जाएगी, लेकिन यस का मान तो वही आएगा क्योंकि इसका मान स्थिर है। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, आजकल ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में हम इस ऑनलाइन पढ़ाई में सीख लेते हैं। इसमें हमारा समय भी बचता है और हमारा श्रम भी बचता है और बहुत कुछ हमसे सीखते हैं। हमारा इस को लाइक करें। हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप उसे फॉलो करके हमारे नोट्स ले सकते हैं और जो भी आपको कोई समस्या आती है उस समस्या को भी आप हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।